नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों ने तैयारी भी तेज कर दी। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। प्रदेश में सरकार रिपीट करने के इरादे से चुनावी समर में उतरने जा रही कांग्रेस चुनाव समिति कल शनिवार को अपनी पहली बैठक करने जा रही। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में मंथन होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सचिन पायलट समेत प्रमुख नेता जुटेंगे। 2023 के चुनावी जंग जीतने के लिए कांग्रेस पूरी रणनीति बनाएगी। प्रत्याशी चयन पर चर्चा होगी, तय होगा कौन कहां से पर्चा भरेगा। पार्टी के हर उस मुद्दे पर मंथन होगा जो 2023 के चुनावी मैदान को फतेह करवाएगा। आज बात इसी खास मुद्दे पर। हम एक हैं और कांग्रेस के एक झंडे के नीचे हैं। और चलिए इस मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ पीसीसी महासचिव आरसी चौधरी जी हैं, मदन राठौर जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं, बीजेपी नेता हैं, और साथ ही पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी भी मौजूद है। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। आरसी चौधरी जी, आपसे शुरुआत करते हैं। जहां हम बैटल ऑफ राजस्थान की बात कर रहे हैं, बीजेपी की एक तरफ बैठकें हो रही हैं, तय हो चुका है, यात्राएं निकाली जाएंगी, कमान किसको दी जाएगी ये तो बात की बात, लेकिन सबसे अहम यह है कि तैयारियों को मूर्त रूप दिया जा रहा है, क्योंकि पूरी तरह से उतर चुके हैं चुनावी जंग में, कह सकते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए, क्योंकि हर एक में लीड लेकर कांग्रेस चल रही थी, और अगर कल होने वाली बैठक की बात करें, किस तरह से इस बैठक में रोल रहने वाला है, कितनी अहम ये बैठक होगी, खासतौर से सरकार रिपीट करने को लेकर, उस पर फैसले को लेकर? श्वेता जी, निश्चित रूप से जो राजनीतिक दल हैं, एक राजनीतिक दल वो हैं जो राजस्थान की जनता को लोकतंत्र के अंदर ईश्वर के तौर पे, भगवान के तौर पे और सर्वोपरि मान के लगातार उसकी सेवा के सिलसिले में रहते हैं। जिस दिन राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी थी, जनता की अदालत में हमने जो वादे करके आए थे घोषणा पत्र के माध्यम से, उसे सरकारी दस्तावेज बना के हर साल जनता के बीच में उसके भरोसे का लेखा जोखा जनता की अदालत में हमने रखा। तमाम जो, चाहे वैश्विक महामारी की दौर हो, चाहे लंपी की बीमारी हो, हर दौर के अंदर जनता के बीच में हम सेवा करते रहे, और जब उपचुनाव के माध्यम से जनता ने भी हमें भरपूर आशीर्वाद दिया। अब संवैधानिक तौर पर चुनाव की एक प्रक्रिया होती है, 5 साल के बाद में पूर्ण कार्यकाल होने के बाद में चुनाव होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जनता की अदालत में हर दिन अपने काम से, सेवा से और समर्पण से सदैव इस भाव को जागृत किए हुए रखा। कांग्रेस के कार्यकर्ता के लिए सबसे बड़ी और खुशी और दिल की बात यह है कि उसे इस सरकार ने जो जनता की अदालत में हमने जो वादा करके आए थे उसे पूरा किया। 8 करोड़ जनता के बीच में हम उस घर की हर दहलीज पे पहुंचे, हमारी योजनाओं के माध्यम से उनके चेहरे पे मुस्कान लेके आए, उनकी बजट को बढ़ाया है और राहत प्रदान की है। इसलिए निश्चित रूप से हमारी ताकत है। कांग्रेस पार्टी ने जो पहले चुनाव हुए अलग अलग राज्यों के अंदर, रणनीति में अपना थोड़ा बदलाव किया, और बदलाव के बाद में आज चाहे हमारी प्रदेश चुनाव समिति हो, चाहे हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी हो, इनका गठन हो चुका है, मीटिंगें हो रही हैं, लगातार लोगों के साथ में संवाद। दूसरे राज्यों में उसका रिजल्ट भी मिला है, क्या राजस्थान में भी उन्हीं बदलावों पर फोकस रहेगा? हाँ, निश्चित रूप से जब कोई भी चीजें, जब जनता की आवाज होती है, और माननीय मुख्यमंत्री सदैव कहते रहते हैं कि खलक की आवाज खुदा की आवाज, लोकतंत्र के अंदर जनता की आवाज सबसे बड़ी आवाज होती है, और उस जनता की आवाज को सुनने का काम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के हर कार्यकर्ता ने इस देश के कोने कोने में किया है। और मुख्यमंत्री जी ने जो जनता की आवाज आई उसको सरकार के माध्यम से साकार करने का काम किया, चाहे जनता को कानूनी अधिकार देने का हो, चाहे जनता को गारंटी देने का हो। अब घोषणाओं का दौर खत्म हो चुका है, गारंटी का दौर शुरू हो चुका है। एक संकल्प राजस्थान के 8 करोड़ जनता का कि 2030 के अंदर राजस्थान, जो कभी बीमारू प्रदेश के नाम पे एक दंश झेलता था, वो देश का सर्वप्रथम राज्य बने, अग्रणी राज्य बने। सरकार के लिहाज से तो बहुत काम किए गए, इसलिए यहाँ पर सरकार रिपीट करने को लेकर कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर जो तैयारियों की बात की जा रही है वो भी बेहद अहम है। कल होने वाली बैठक भी। योगेश जी, अगर कल की बैठक की बात करें, कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी की पहली बैठक होने जा रही है, अहम रहता है चुनाव में, देखिए अपनी जगह योजनाएं, मुद्दे कैसे, किस पर फोकस करेंगे, क्यों जनता साथ दे, लेकिन अहम हो जाता है टिकट वितरण को लेकर भी, कि कैसे फैसले लिए जाएंगे, किसे टिकट दिया जाएगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या कुछ हो सकता है कल की बैठक में? देखिए, सबकी नजरें कल टिकी हैं, और खास तौर से क्योंकि पहली इलेक्शन कमेटी की बैठक है, शेड्यूल जो रहता है उसमें पहले इलेक्शन कमेटी की बैठक होती है, फिर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होती है, लेकिन कल स्क्रीनिंग कमेटी के 2 सदस्य बैठक में रहने वाले हैं। तो अर्थ साफ है कि कांग्रेस अपने दावे के मुताबिक
पहली सूची की बात जो सितंबर में कर रही है, तो मुझे लगता है कि सितंबर में राजस्थान की कांग्रेस पहली सूची सामने लेकर आ सकती है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, ये चुनाव अशोक गहलोत वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का चुनाव कहा जा रहा है। अशोक गहलोत वर्सेस इसलिए कि अशोक गहलोत कांग्रेस के चेहरे होंगे, मुख्यमंत्री के होने के साथ ही उनकी जिस तरह की योजनाएं और उनकी घोषणाएं रही हैं, वो एक फेस बन चुके हैं राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के विकास के दावों की। तो ऐसे में ये चुनौती अशोक गहलोत की होगी कि किस तरह से वो नए चेहरे, जिताऊ चेहरे, योग्य चेहरे, उन जो साथ उनके अब तक रहे हैं जो विधायक, उनमें से कितने जीतने योग्य है वो चेहरे, किस तरह का टिकट वितरण हो। प्रदेश इलेक्शन कमेटी के सदस्य इसके बाद श्वेता जाएंगे अपने अपने क्षेत्रवार, जो उनको प्रभार दिए जाएंगे, वहां जाकर वो जिला और ब्लॉक से नाम लेंगे। फिर दावेदारों का पैनल तैयार होगा, वो पैनल फिर वो प्रदेश इलेक्शन कमेटी के अंदर आएगा, फिर प्रदेश इलेक्शन कमेटी से वो पैनल स्क्रीनिंग कमेटी में जाएगा, फिर स्क्रीनिंग कमेटी तय करेगी। और वहाँ जब स्क्रीनिंग कमेटी को ये लगेगा कि आलाकमान इस बारे में अंतिम निर्णय करेगा, तो फिर आलाकमान उस नामों पर अंतिम निर्णय करेगा। लेकिन तकरीबन 30 से 35 नाम ऐसे होते हैं किसी भी दल में जहाँ विवाद नहीं होता, जहाँ सिंगल नाम होता है और जहाँ लगता है कि तो पहली सूची इन्हीं नामों की आएगी, फिर इन्हीं सीटों पर फोकस रहेगा। पहली सूची इसी तरह के नामों की होगी, जो कहा जा सकता है कि, लेकिन यहाँ पर क्राइटेरिया क्या डिसाइड करता है इलेक्शन कमेटी, वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो जो गोविंद डोटासरा की अगुवाई में जो कल बैठक होने वाली है, उसमें क्राइटेरिया पे भी बात होगी। बिल्कुल। मदन राठौर जी में हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी नेता है। मदन जी, बहुत स्वागत है आपका। मदन जी, बेहद अहम है, देखिए बीजेपी की तो बैठकें जारी हैं, एमपी और छत्तीसगढ़ की बात करें वहां तो पहली सूची भी आगे, इंतजार राजस्थान को लेकर है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस भी बैठकें कर रही है, कैंडिडेट को लेकर भी बात हो रही है। कितना नजर आ रहा है, क्योंकि बैटल ऑफ राजस्थान है, नजर जहां बीजेपी अपनी बैठकों में, लेकिन साथ साथ कांग्रेस की बैठकों में भी लगा के रखी हुई है। कितने कॉन्फिडेंट है आप कि जिस तरह से तैयारी चल रही दोनों तरफ से, बीजेपी लीड कर रही है, क्या मानते हैं इसे आप? हाँ, एक बात तो मैं आरसी चौधरी साहब को सावधान करना चाहता हूँ कि आरसी चौधरी साहब, वैसे तो ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन इनमें जो बिखराव है वो जग जाहिर है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये विकास की गाथा गा रहे थे, पता नहीं क्या हो गया इनको, कहाँ है बिजली, लोगों को, जनता को बिजली नहीं मिल रही है, जनता परेशान है, हाहाकार कर रहे हैं। रोज रात को 1-1, 2-2 बजे तक लोगों के फोन आते हैं हमारे पास में कि साहब हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे बच्चे मच्छर खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ये सारा सुनने को मिल रहा है। ठीक इसी प्रकार से ये अब जाते जाते घोषणाएं कर दी, इसको करने के लिए तो 1 मिनट नहीं इनको मिलेगा नहीं, ये कुछ भी नहीं, केवल कपोल कल्पित कहानियां बनाने से कुछ नहीं होता है। इस प्रकार का ये भले ही लेकर के बैठे हों। दूसरी बात, इनमें कितने ग्रुप हैं, अभी वो गुडा ने तो सारी पोल ही खोल दी, इनकी लाल डायरी ने पता नहीं क्या कर दिया, इनकी हालत खराब है कि बचाव करने की स्थिति इनकी नहीं है। ये प्रताप सिंह जी खाचरियावास इनकी पोल खोलने के लिए बैठे, एक वो भरत सिंह जी जो इनके एमएलए हैं, ऐसे वो जानते हैं कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार। लेकिन मदन राठौर जी, बहुत सारे लोगों ने बयान दिए, चलिए सत्ता में रहते हुए भी बयान दिए, लेकिन अब तो सब एकजुटता की बात कर रहे हैं, सब मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में। बीजेपी कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्हीं सब पर फोकस करती रह जाए और कांग्रेस अलग ही तैयारी मोड में आ जाए? मैं एक बात आपको बताऊं, ये आरती चौधरी साहब जानते नहीं है, मैं सोचता हूँ कि ये जानते हैं शर्मा जी कि राजस्थान विधानसभा का इतिहास रहा है कि 35% लोग ही दोबारा रिपीट हुए हैं, तुरंत दोबारा, इमीडिएट नेक्स्ट पीरियड में केवल 35% लोग ही रिपीट हुए हैं, बाकी नहीं हुए। अब इनको पता तो है नहीं, इसलिए ये कह रहे हैं कि हम लिस्टें जारी कर देंगे। कैसे कर दोगे आप? और लिस्टें देखिए, हमने जो बूथ कमेटियां जो बनाई है, हमारी जो सर्वे हुआ है, हम उस आधार पर करेंगे, हमें कोई चिंता नहीं है। ये तो दोनों तरफ ही लागू होगा ना। अब ये भी तो जरूरी नहीं है कि जो जीत चुके हैं, जो जीत कर आए, तो दोबारा उन्हें टिकट दे दिया जाए, क्योंकि इस बार फोकस तो यही है कि जो जिताऊ कैंडिडेट होगा टिकट उसको ही दिया जाएगा। हालांकि इसी पर हम चर्चा भी करेंगे कि क्राइटेरिया क्या हो सकता है। महेश शर्मा जी भी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत स्वागत है महेश जी। महेश जी, सबसे अहम देखिए यही होता है कि अब मजबूत संगठन की बात की जा रही है, वो दोनों ही तरफ से संगठन मजबूत करने की कोशिशें हैं, लेकिन टिकट वितरण को लेकर क्राइटेरिया क्या हो सकता है? क्या वाकई में इस बार आपसी रिश्तों को दरकिनार कर जिताऊ कैंडिडेट पर फोकस किया जाएगा? बिल्कुल, जैसा कि अपने यहाँ प्रभारी ने जो रंधावा जी ने कहा था कि जिताओ और टिकाओ प्रत्याशी का चयन हो जी, और समय पर सितंबर के प्रथम सप्ताह तक या सितंबर तक ये अपने प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर दें,
और अब इस समय पूरी तरह से स्विंग में है। मतलब जो कांग्रेस जो सत्तारूढ़ दल को एक प्लस पॉइंट भी होता है कि क्योंकि जब भी सत्तारूढ़ दल होता है तो उसको सारी मतलब क्या कहते हैं जो एक एडवांटेज होती है। तो इसमें कांग्रेस पूरी अपनी ताकत के साथ, घोषणाओं के साथ और घोषणाओं की गारंटी के साथ कि जितने भी जो चीजें हैं वो सब पे मतलब पूरी तैयारी के साथ उसलिए क्या मुद्दे होंगे, क्या रणनीति तय की जाए, किस तरह के मतलब कैंडिडेट के चेहरे हों और कितने रिपीट करने, कितने को पुराने निकालने, कितने को जो मार्जिनल वोटर्स है पिछली बार जीते थे उनको कैसा क्या करना, ये सारी जो रणनीतियां हैं वो तय की जाती है। और ये शायद ये कल जो बैठक हो रही है वो इन्हीं पर आधारित है। ठीक है आरसी जी, अभी जिस तरह से मदन राठौर ने कहा कि आरसी जी को नहीं पता, लेकिन क्या चीजें होती हैं, रिपीट नहीं होते हैं वो, तो ये तो कोई तय अभी कांग्रेस ने भी नहीं किया है कि जिनको टिकट दिया है वही देंगे। टिकट की ही तो सबसे बड़ा फैसला होता है कि आप किस कैंडिडेट को टिकट दे रहे हो, और इसी के लिए तो ये बैठकों का दौर जो अब शुरू होने जा रहा है वो निरंतर चलेगा। श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा कि मदन जी ने जो बात को कही, निश्चित रूप से लिए हम उनके लिए शुभकामना करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी सीट पे जो विधायक है वो रिपीट की संभावना हम नहीं मानते कि उनकी होगी और पार्टी उनको उनके टिकट देके और पुनः नवाजे। लेकिन मैं उनसे ये जरूर पूछना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी विभाजन की राजनीति करती थी, आज खंड खंड में विभक्त हो चुकी है। पूरे प्रदेश के अंदर इनके पास में एक चेहरा नहीं, 4 यात्राएं अलग अलग दिशाओं में निकालना चाहती है, 4 घोड़े अलग अलग दिशाओं में दौड़ेंगे, 12 मुख्यमंत्री बन के घूम रहे हैं। और मदन राठौर जी के साथ में भी ये दिक्कत है कि वो आखिर किस रथ के अंदर यात्रा करेंगे और किस जगह पे बैठ के वो अपनी मंशा को पूर्ण कर पाएंगे। लेकिन मैं मदन राठौर जी से राजनीतिक तौर पर एक जरूर बात पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने जो बचत, बढ़त और राहत के माध्यम से राजस्थान की 8 करोड़ जनता के चेहरे पे मुस्कान लाने का जो प्रयास किया है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी लगातार रेवड़ियां बताती रही है, देश के प्रधानमंत्री बताते रहे। मैं मदन जी से पूछना चाहूंगा, इस मंच के माध्यम से वो सीधा कहें कि भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही सरकार बनेगी, माननीय मुख्यमंत्री ने जो गारंटी कार्ड बांटे हैं उन्हें हम निरस्त करेंगे, 500 रुपए में सिलेंडर नहीं देंगे, क्योंकि पूरे देश में कहीं अपवाद नहीं बनने देंगे। पूरे देश में अगर 1150 का सिलेंडर हो तो राजस्थान में 500 का कैसे? मदन जी, तमाम जो 100 यूनिट बिजली फ्री हो, 2000 यूनिट बिजली फ्री हो, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा हो, तमाम मुद्दे हैं। मैं जवाब दे रहा हूं चौधरी साहब, बाप का कर्जा बेटा चुकाता आया है। ये कर्ज में आपने देश को डुबाया है। 70 साल में 55 लाख करोड़ का देश पे कर्जा था, आपने 155 लाख करोड़ रुपए कर्जा बढ़ाया है। हिंदुस्तान के लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए डालने का वादा कर्जा आपने बढ़ाया। चलिए, आप लोगों ने बेहतर काम किया, अब उस काम को सराह नहीं रहे, बीजेपी नहीं मान रही कि बेहतर काम है, बेहतर योजना है। चलिए, वो तो जनता देखेगी, लेकिन अभी तो अपने कैंडिडेट पर फोकस करिए कि इस चुनाव में हम 200 सीटों पर उतारना किसे है, कैसे जीत कर आएंगे, क्योंकि सरकार तो तभी बनेगी जब वो आंकड़ा क्रॉस होगा, उतने विधायक जीत कर आएंगे। योगेश जी, बेहद अहम है कि हर पार्टी अपना अपना सर्वे भी कराती है, तो क्या वाकई में सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाएगा? भाई भतीजावाद यहाँ पर नहीं चलेगा, इन चीजों पर फोकस किया जाएगा कि हमें सिर्फ जीतना है और जीतने के लिए जो चेहरे, क्योंकि कई ऐसी सीट्स है, सर्वे में भी सामने आता है जहां पर खुद के कोई ढंग के कैंडिडेट नहीं है, जिनमें चेहरे नहीं है, वो मशक्कत रहेगी, वो एक्सरसाइज। एक चीज लागू हो सकती है जी, छत्तीसगढ़ में ये पैटर्न अपनाया जा रहा है कि सिफारिश के आधार पर टिकट नहीं दिए जाए। आमतौर पर सिफारिश होती है, फॉर एग्जांपल किसी नेता को टिकट देना है, सिफारिश किसकी, उसका नाम आगे लिख दिया जाता है और इसी तरह का प्रपोजल आगे भेजा जाता है। तो ये हो सकता है कि सिफारिश के आधार पर टिकट नहीं होके सर्वे के आधार पर, क्योंकि अभी तक जो बात सामने आई है सर्वे में, 3-4 तरह के अलग अलग सर्वे हैं श्वेता, बात सामने है कि सरकार के कामों को लेकर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, पर्टिकुलर उस विधानसभा क्षेत्र में पर्टिकुलर विधायक को लेकर एंटी इनकम्बेंसी है। तो ऐसे में बड़ी तादाद में टिकट काटे जाने को लेकर चर्चाएं कांग्रेस में पिछले कई दिनों से चल रही है। तो चर्चाएं टिकट कटते हैं तो किस आधार पर कटेंगे, तो यही पैमाना होगा सर्वे का, और सर्वे के आधार पर टिकट काटने की बात सुखजिंदर रंधावा भी कह रहे हैं और तमाम कांग्रेस का लीडरशिप कह रही है कि सर्वे के आधार पर ही टिकट बांटने की बात आ रही है। तो ऐसे में एक पारदर्शी और जो नियम और खास तौर से एक क्राइटेरिया बनता है, वो क्राइटेरिया क्या होगा, क्या लगातार 2 बार हारने वालों को टिकट दिया जाएगा, क्या पिछली बार बड़े अंतर से हारने वालों को टिकट दिया जाएगा, क्या जमानत जब्त तो जिनकी हुई थी पिछले चुनाव में क्या उनको टिकट दिया जाएगा, क्या जिस तरह का पैमाना है कि तकरीबन आधे मतलब 50% टिकट युवाओं को दिया जाए जो उदयपुर मेमोरेंडम में था, तो क्या उस पैमाने को लागू किया जाएगा महिलाओं को। और कांग्रेस का एक
सीधा सा सिद्धांत होता है SC ST OBC माइनॉरिटी, उस पर कितना फोकस कांग्रेस टिकट वितरण में करेगी अपने परंपरागत वोट पर। जी महेश जी, अगर चिंतन शिविर की बात करें जो कांग्रेस का हुआ भी था, और उस समय एक बात कही गई थी कि युवाओं को ज्यादा मौका, महिलाओं को ज्यादा मौका, ऐसे में क्या नजर आता है कि क्या वाकई में ये फैसले किए जा पाएंगे कि जिनकी एक एज हो गई, एक उम्र हो गई है, उनको अब रेस्ट दिया जाए और इसके बाद नए चेहरों को मौका दिया जाए, क्योंकि कई सीट है जहां पर चेहरे भी नहीं है, चेहरे भी ढूंढना है, और ऐसे चेहरे जो जीत कर आए उस सीट से। देखिए ये जरूरी है, मतलब अब आप ये जो महिलाओं के टिकट के बारे में सहभागिता राजनीति में बनाना चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें स्थान देना पड़ेगा। स्थान देने के लिए चाहिए पार्टी के, मतलब उसको इतना महिला को सपोर्ट देना चाहिए कि ताकि वो जीत के आ सके। होता ये है कि महिलाओं को टिकट उनको दिया जाता तो जिताऊ हो सकती है, जो व्यक्तित्व उनका रहता है, लेकिन होता ये है कि टिकट के जब बंटने की होती है बारी, तब वो टिकट कम दिए जाते हैं महिलाओं को, और फिर ये देखा जाता है कि मतलब उसके पीछे कार्यकर्ता भी मतलब निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में कांग्रेस अगर देना चाहती है महिलाओं को, तो ये मान के चलिए कि पूरा समर्पित भाव से, मतलब क्या कहते हैं, कार्यकर्ता को जुटना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से जो भी घोषणाएं करनी थी और मतलब क्या कहते हैं, मतदाताओं को जितना प्रभावित करना था, चाहे महंगाई राहत केंद्र में कैंप हो या मतलब क्या कहते हैं, अब ये जो घोषणाएं हुई है उनकी गारंटी की बात हो रही हो, ये सारी चीजें हो गई है सरकार की ओर, सरकारी पक्ष की ओर से उठती है। अब संगठन मतलब क्या कहते हैं, कितना मतलब प्रभावशाली तरीके से अपने प्रत्याशी, जो चुने हुए प्रत्याशी उनको कैसे मतलब जिता के लाता है कि एक समर्पित, मतलब बिना कोई मतलब क्या कहता है अपना ये कि अपना कोई स्वार्थ देखे हुए जो भी प्रत्याशी मिले, चाहे युवाओं को और महिलाओं को, इनको प्रोत्साहन तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाली राजनीति इन्हीं पर निर्भर करती है, आगे वही आएंगे। और ये मतलब कोई भी राजनीतिक दल हो, उसका फार्मूला भी यही होता है। लेकिन सवाल ये आता है कि जिताऊ, ये भी देखा जाता है, एक बहुत बड़ा पक्ष होता है जिताऊ और एक टिकाऊ व्यक्ति का, मतलब क्या कहते हैं, चेहरा कौन सा है, वह क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के वो कितना समर्पित है, जनता में कितना उसका इन्वॉल्वमेंट है, ये सारी चीजें कंसिडर करके मतदाता करता है। चाहे अपने से कितनी घोषणाएं कर दो, चाहे कैसे भी मतलब क्या कहता है नए चेहरे बदल दो, लेकिन उसकी ये है कि सर्वग्राह्यता कितनी है क्षेत्र में, और वो अपने जनता के लोगों से कितना जुड़ा हुआ है, ये देखने की बात है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। ठीक है आरसी जी, ये वाली जो ये क्या माना जाए कि क्या राजनीतिक बढ़त कांग्रेस बना लेगी पहली सूची लाकर, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी कोई सूची आई नहीं है, आने की बात जरूर कही जा रही है सितंबर में, और कांग्रेस की तरफ से भी यही कहा जा रहा है। श्वेता जी, कांग्रेस पार्टी ने तो लगातार जो जनता से जो आवाज आ रही है, कांग्रेस पार्टी का जो बूथ पे कार्यकर्ता, जो अशोक गहलोत, सचिन पायलट और गोविंद डोटासरा बनके जो चुनाव लड़ता है, जो राहुल गांधी और खड़गे बनके जो बूथ पे लड़ाई लड़ता है, उसकी आवाज को इस निर्णय के अंदर मुखर तौर पर देखा जाएगा। निश्चित रूप से जो योगेश जी ने बात कही कि कहीं पे इस प्रकार से आता है कि नेता है वो जनता का सेवक बनके जो लगातार काम कर रहा है, तो ऐसी आवाजें आती है, लेकिन हम तमाम उन लोगों पे चर्चा कर रहे हैं, हमारी जो कमेटी वो चर्चा कर रही है, और प्रभारी जी रंधावा जी ने एक अपील की कि बड़े लोगों को अब गिव अप करना चाहिए, और कई लोग आए और उन्होंने कहा कि अब हम छोड़ना चाहते हैं और युवाओं को अवसर पार्टी दे। ये उसी पार्टी में हो सकता है जिसमें त्याग की भावना हो। आपने ठीक कहा कि तमाम जो इस मीटिंग के अंदर जो चर्चा होनी है और चर्चा के बाद में जो निकल के आएंगे, ये एक स्टेप हम आगे हैं, क्योंकि लगातार अंतिम समय में निर्णय होते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि चाहे युवा को अवसर देना हो, वो अगर पहले से डिसाइड हो जाए तो वो तैयारियां कर लेता है, अंतिम 10 दिन होते हैं, 15 दिन होते हैं, तो वो लोगों तक पहुंच ही नहीं बना पाते। तो तमाम जो हमारी वरिष्ठ नेताओं की जो सोच है और नवसंकल्प शिविर के अंदर जो हमने प्रण लिए थे, वो इनके अंदर प्रतिभूत होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में प्रत्याशियों की घोषणा कर देती है, राजस्थान में नहीं करती है। बीजेपी के कई नेताओं से बात हुई, तब उन्होंने कहा कि जहां उम्मीद नहीं वहां अभी उम्मीदवार नहीं। आखिर भारतीय जनता पार्टी स्वयं इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि राजस्थान तो हम खो चुके हैं। मुझे टाइम लेने नहीं देते आप। योगेश जी, ये मदन जी इसका जवाब जरा दे दीजिए, योगेश जी का रुख करेंगे। मदन राठौर जी, सुन पा रहे हैं आप? मैं सुन रहा हूँ, लेकिन ये आरसी चौधरी साहब बहुत टाइम ले रहे हैं, हमको जवाब देने का समय नहीं दे रहे। नहीं बिल्कुल आपको दे रहे हैं, आवाज नहीं आ पा रही थी आपकी। लेकिन मदन जी, एमपी छत्तीसगढ़ में नाम आगे, राजस्थान में वक्त लग रहा है।
नहीं, कोई वक्त नहीं लगने वाला है। राजस्थान में हमारी तैयारी पूरी है। हमने तो बूथ लेवल तक काम किया है। पन्ना प्रमुख की नियुक्ति हमने की है और सर्वे पूरा करा करके हम तैयार बैठे हैं। हम अपने यथा समय हमारी मीटिंग्स हो रही है और लिस्ट हम जारी भी कर देंगे। लेकिन कांग्रेस जो है ना, ये केवल बातें कर रही है, ये कर नहीं पाएगी। कांग्रेस के पास में सॉलिड वर्क नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, एकजुटता नहीं है, संगठन का अभाव है। आपस में लड़ते रहे, सरकार चलाने का इनको मौका मिला नहीं है, सरकार इन्होंने चलाई नहीं है। अभी भी जनता हाहाकार कर रही है, जनता को कोई भी सुविधाएं दे नहीं रहे। जाते जाते घोषणाएं की तो ये सोच करके की बीजेपी का राज आएगा, वो भुगतेंगे, वो करे। जिसका राज आएगा वो ये कर्जा उठाए, वो खर्चा करे, हमको कोई तकलीफ नहीं जनता है। आपको ये कष्ट नहीं देगी, आप चिंता ना करें। जनता कष्ट आपको ये नहीं देगी। ये जिसने गारंटी दी है वही पूरी करेगी। कांग्रेस ही पूरी करेगी इन गारंटियों को। मदन जी ने कांग्रेस ने क्या किया, क्या कर रही है और बीजेपी क्या कर रही है कह दिया। लेकिन इसी पर आपसे सवाल योगेश जी, क्योंकि बैठक इधर भी चल रही है बीजेपी की, बैठक उधर भी चल रही है कांग्रेस की। दोनों तरफ से अपने संगठन को मजबूत करने के साथ साथ जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं, बैठक का दौर भी चल रहा है। लेकिन 19-20 क्या नजर आता है आपको, कौन अभी लीड कर रहा है? देखिए, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी में भी संशय की स्थितियां पनपी हुई है और वाकई में अभी एक रूपता का अभाव वहां नजर आया है। और एक रूपता टिकट वितरण के बाद ही तय हो पाएगी, किस तरह का टिकट वितरण होता है। बीजेपी के अंदर जो बड़े नेता हैं, जिनका अब तक का पूरा एक लंबा कैरियर रहा है, उनका दखल जब तक नहीं होगा तब तक विवाद वहां रहेगा। तो उस विवाद को जल्द से जल्द हल करने का काम बीजेपी में चल रहा है। कांग्रेस के अंदर कल पहली इलेक्शन कमेटी की बैठक है। पिछली एक बैठक हुई थी पॉलिटिकल अफेयर्स की, वो आप हो चुकी है। अब इलेक्शन कमेटी की तो पहली बैठक है कांग्रेस की। तो पहली बैठक से क्या इनपुट आता है, क्या सामने आती चीज़ें, वो कल हमें नज़र आ जाएंगी, किस दिशा में गाड़ी आगे बढ़ेगी। लेकिन ये तय है कि कांग्रेस पार्टी के टिकट वितरण पर दिल्ली का पूरा दखल रहने वाला है, कांग्रेस हाईकमान का दखल रहने वाला है। और अशोक गहलोत क्योंकि सरकार दोबारा लाना चाहते हैं और दोबारा कहा जा सकता है कि वो एक मिथक तोड़ना चाहते हैं, तो उनकी कोशिश ये रहेगी कि कॉम्पिटेंट कैंडिडेट सामने आए, भले ही किसी ऐसे कद्दावर विधायक या मंत्री जिनकी सर्वे में हालत ख़राब है, जो जीत नहीं सकते, उनका टिकट काटना पड़ जाए, लेकिन योग्य चेहरा सामने आए जो टिकट जीतने लायक हो। और एक कहा जा सकता है कि नए चेहरे को लाने के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी जो पर्टिकुलर उस विधायक या जनप्रतिनिधि की होती है, उस पर भी फर्क पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर अलग अलग तरह के वातावरण। कांग्रेस के अंदर बड़े लेवल पर दिक्कतें नहीं है, सचिन पायलट को लेकर और अशोक गहलोत कैंप को लेकर अब वैसी बात नहीं जो पहले हुआ करती थी। अब सीधा दखल राहुल गांधी का सामने आ चुका है। लेकिन बीजेपी के अंदर अभी भी इनर जो रिफ्ट है बड़े लीडरशिप को लेकर, वो दिक्कतें अभी यात्राएं अलग अलग रूट में जो है वो किस तरह से रहने वाली है, कौन उनका सब कुछ लीड करेगा, क्योंकि अब तक हमने एक ही यात्रा सुनी है। कि एक दूसरे पर नजर रखने से बेहतर है कि अपनी जो पार्टी है उस पर फोकस कर लिया जाए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। श्वेता, पिछले 30 सालों से हमने एक ही यात्रा बीजेपी में देखी है, वो वसुंधरा राजे की देखी है। परिवर्तन यात्रा हो, स्वराज संकल्प यात्रा हो, स्वराज गौरव यात्रा हो, इस बार 4 यात्राएं 4 तो दिशा यही तो सबसे बड़ी बात है कि 4 की जरूरत क्यों। तो ये और इसलिए चेहरे का भी इंतजार है कि आखिर लीड कौन इसे करेगा। बहरहाल क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, चुनावी दंगल में आखिर मॉडल किसका काम आएगा। बीजेपी अपनी तरफ से तैयारी कर रही है, कांग्रेस अपनी तरह से तैयारी कर रही है, बैठकों का दौर भी चल रहा है। लेकिन सबसे अहम यहाँ पर टिकट वितरण होगा, क्या क्राइटेरिया यहाँ पर रहता है वो बेहद अहम रहेगा। और जो बातें और वादे किए गए थे, क्या उसी पर ये सभी कायम रहते हैं या नहीं, या फिर एंड वक्त पर जब टिकट वितरण आएगा तो कुछ और ही तस्वीर निकल कर आती है, क्योंकि ये सबसे अहम भूमिका निभाएगा जीत हार को लेकर। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव मैच के लिए बस इतना ही। नमस्कार।